देखो, भारत में जो वैश्वीकरण है वो 1991 में आया था। भारत में वैश्वीकरण 1991 में आया था। उससे पहले जो भारत सरकार ने ना एक नीति अपनाई थी, जिसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा, संरक्षणवाद। मतलब भारत अपने उद्योगों को ही बढ़ावा देती थी उससे पहले, लेकिन 1991 में भारत को ज़रूरत पड़ी कि भाई वैश्वीकरण अपनाया जाना चाहिए। वैश्वीकरण के कारण भारत में विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी हुई, जो भारत में पहले बहुत कम बची हुई थी। विदेशी मुद्रा आएगी तब आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। दूसरा बदलाव आया वैश्वीकरण के कारण, भारतीयों को विश्व में ऊंचे ऊंचे पद मिले हैं। जैसे आप देख लो कि बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की जो कंपनियां हैं विश्व की, या बहुत बड़े बड़े एजेंसियां, मास्टर कार्ड, ये सब इन सब के भारतीय ही हैं लगभग CEO। इसके अलावा भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। आज की डेट में भारतीय वस्तुएं विश्व के दूसरे देशों में भी बिकती है वैश्वीकरण के कारण। अब भारत में वैश्वीकरण के कारण भारत की GDP बढ़ी है। 1991 से पहले हमारी GDP 5.5 से भी कम थी, जो आज की डेट में 8 के आसपास है। ठीक है, इसमें बढ़ोतरी हुई है और भारत का एक लक्ष्य है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस तरफ भारत बढ़ता जा रहा है। अब भारत में वैश्वीकरण का कई सारे लोगों के द्वारा विरोध भी किया जाता है। जैसे देखो, एक तो वामपंथी और दक्षिणपंथी है ना, तो एक चीज़ याद रखना, वामपंथी हमेशा आर्थिक विरोध करेंगे, दक्षिणपंथी हमेशा सांस्कृतिक विरोध करेंगे। ये वर्ड जरूर लिखना अगर वामपंथी और दक्षिणपंथी के बारे में पूछा जाएगा। वामपंथी का यह मानना है कि आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ है वो। उनका मानना है कि वैश्वीकरण के कारण कई सारे लोग जो हैं, जो श्रमिक वगैरह हैं, उन सब को स्थिति ख़राब हो गई है। मैंने पहले बताया था, अकुशल श्रमिक जो है बेरोजगार हो जाते हैं वैश्वीकरण के कारण। इसके अलावा किसानों को भी बीज के पेटेंट के कारण उनकी आय में कमी आई है। ठीक है, कई सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। दक्षिणपंथी क्या है? दक्षिणपंथी का मानना है कि वैश्वीकरण के कारण लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अब लोग अपनी संस्कृति से ज़्यादा अपनी संस्कृति को कम महत्व दे रहे हैं, दूसरी संस्कृति को अपनाए जा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति वगैरह, जैसे वो वैलेंटाइन मना रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा पोशाकें चेंज हुई है लोगों की, लोग अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, तो इसका विरोध करता है दक्षिणपंथी। क्लियर? आगे समझ में? एक बताएगा आर्थिक और दूसरा बताएगा सांस्कृतिक। दक्षिणपंथी और वामपंथी में ये अंतर याद रखना हमेशा। वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? देखो, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी बहुत बड़ा योगदान है। वैश्वीकरण जो है, प्रौद्योगिकी के कारण क्या हुआ है, जो वैश्वीकरण है वो अब आसान हो चुका है। अब क्या है, विश्व की कोई भी घटना आपको चंद सेकंडों में मिल जाएगी। ये प्रौद्योगिकी के कारण ही हुआ है ना कि आप अमेरिका में कुछ घटित हुआ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है टेलीविज़न वगैरह पे। वैश्वीकरण ने क्या करा है, प्रौद्योगिकी ने विश्व को एक छोटा गाँव बना दिया। मतलब कोई भी घटना हो और देशों में ना पारस्परिक निर्भरता बढ़ा दी। अब एक देश दूसरे देश के ऊपर निर्भर है। प्रौद्योगिकी के कारण क्या है, हमारे राष्ट्र में भी, राष्ट्रवाद में भी, हमारी स्वतंत्रता में भी प्रौद्योगिकी का एक बहुत बड़ा योगदान था। जो शुरुआत में मुद्रण आया था, तो कई सारे जो विचारक थे ना, वो अपनी बातों को मुद्रण के द्वारा ही व्यक्त करते थे। किसके द्वारा व्यक्त करते थे? मुद्रण के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते थे, उन्हें बुक छापते थे इसके द्वारा। एक कारण ये भी है, शुरू में जब छपाई की तकनीक आई तो उसने कई सारे लोगों को शिक्षित भी बनाया। ऐसी बात नहीं है, पहले आप मौखिक शिक्षा लेते थे, बाद में आपने क्या करा कि लिखित रूप में शिक्षा आपको प्राप्त होने लगी। तो ये प्रौद्योगिकी देना है ना कि आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो किसी से भी। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये आपको याद रखने हैं, ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। एक होता है सामाजिक सुरक्षा कवच। जब सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों को आर्थिक मदद देती है, जैसे उनको शिक्षा का अधिकार देती है, इसके अलावा उन्हें नौकरियों में आरक्षण देती है, तो ये सारी की सारी चीज़ें ना वैश्वीकरण के कुप्रभाव से बचने के लिए किया जाता है, जिसे सामाजिक सुरक्षा कवच कहा जाता है। एक होता है संरक्षणवाद। संरक्षणवाद क्या होता है? जब देशों को ये महसूस होता है कि हमारे जो उद्योग धंधे हैं ना, वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं, मतलब वो बंद होते जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, विदेशी उत्पादकों की मांग कम करने के लिए उन पर कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं। उन्हीं प्रतिबंध को संरक्षणवाद कहा जाता है, जो हम इंडिया लगा रखे थे 1991 से पहले। ठीक है, लेकिन संरक्षणवाद के कई बार डिसएडवांटेज भी हैं। मान लीजिए आपने अपने वस्तु पर तो लगा दिए कई सारे टैक्स, आपकी वस्तु कोई उस देश में बिकती है, वो इंपोर्ट पर टैक्स ज़्यादा लगा देगा, जिससे वहाँ पर आपकी वस्तुएं महंगे दाम पर आने लगेगी, तो लोग धीरे धीरे खरीदना बंद कर देंगे। वैसे उनकी वस्तु हमारे यहाँ आने लग जाएगी, तब महंगे दामों पर तो हम भी खरीदना बंद कर देंगे। इससे क्या होगा, ट्रेड रुक जाएगा और संबंध भी बिगड़ सकते हैं। क्लियर? अब एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वो भी आप लोग समझ लीजिए। इसमें लिखा नहीं है मैंने, लेकिन बस मैं साइड में लिख रहा हूँ। वीज़ा पॉलिसी।
विकसित राष्ट्रों की जो वीज़ा पॉलिसी है ना, जो विकसित राष्ट्र हैं वो बहुत ज़्यादा सोच के चलते हैं। विकसित राष्ट्रों ने ना एक वीज़ा पॉलिसी अपनी सख्त बना रखी है। क्यों? उन्होंने अपनी वीज़ा पॉलिसी में एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है, वो विकासशील देशों के नागरिकों को जल्दी वीज़ा उपलब्ध नहीं करवाते हैं, इसलिए ताकि वो वहाँ पर जाकर उनकी नौकरियाँ ना खा जाए। इसलिए आपकी जो वैश्वीकरण की बुक है उसमें एक कार्टून बना हुआ है, ठीक है, अपना खाना जल्दी ख़त्म करो नहीं तो भारत और चीन के लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। और दूसरा लिखा है पढ़ाई कर लो, ठीक है, नहीं तो चीन और भारत के लोग तुम्हारी नौकरियां खा जाएंगे। इसका दोनों का सिनेरियो अलग है, कल और आज। इसमें का मतलब क्या हुआ है कि चीन और भारत के लोग इतने ज़्यादा विकसित हो गए हैं कि आने वाले समय में वो विकासशील जो विकसित देश है ना उनकी नौकरियां खा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वैश्वीकरण के कारण ही हुई है। तो वो वीज़ा नीति का मतलब आ गया समझ में, क्योंकि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपनी वीज़ा नीति जो है वो विकासशील देशों के लिए सख्त बना रखी है, ताकि वहाँ के लोग विकसित देशों के नागरिकों की नौकरी ना प्राप्त कर पाएँ। क्लियर? होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। वैश्वीकरण के लिए मैंने देखो 15 मिनट आप दे दोगे तो आपको वैश्वीकरण पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपको 15 मिनट देना है ये वीडियो देख सके, आपके पास अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में दूसरी बुक के लास्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल पे पूरी वीडियो आपको मिलेगी।